धरती हर इंसान की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हर इंसान का लालच नहीं। महात्मा गांधी का ये उदाहरण आज भले ही पर्यावरण के संदर्भ में ज्यादा इस्तेमाल होता हो, लेकिन जब हम मानवता की अगली सीमा मतलब अंतरिक्ष की बात करते हैं तो ये और भी गहरा हो जाता है। नमस्कार। एक मिनट के लिए सोचिए, आप एक बिल्कुल नई बोइंग 747 खरीदते हैं, दिल्ली से मुंबई उड़ान भरते हैं और मुंबई पहुंचकर उस करोड़ों डॉलर के हवाई जहाज को सीधा समंदर में फेंक देते हैं। हास्यास्पद लगता है ना? पर पिछले 60 सालों से अंतरिक्ष में जाने का यही तरीका था। हर लॉन्च अरबों डॉलर की एक वन वे टिकट थी। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पर उस क्रांति की कहानी पर गहरी चर्चा करेंगे जिसने इस खर्चीले तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। हमारा विषय है रीयूजेबल रॉकेट्स का उदय। और ये टॉपिक सिर्फ टेक्नोलॉजी के शौकीनों के लिए नहीं है। ये आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था, जियोपॉलिटिक्स और यहां तक कि मानवता के भविष्य पर भी गहरा असर डालेगा। बिल्कुल। और जो लोग यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो साइंस इन टेक मतलब जीएस पेपर 3 के लिहाज से ये एक बेहद जरूरी विषय है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये पूरी सोच का बदलाव है। दशकों तक अंतरिक्ष अन्वेषण सरकारी एजेंसियों का काम था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां इस खेल को बदल रही हैं। अनुमान है कि 2030 तक स्पेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हो जाएगी। $1 ट्रिलियन? हाँ। और इस पूरी क्रांति के केंद्र में एक ही आइडिया है, रॉकेट को फेंकना बंद करो, उसे दोबारा इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अंतरिक्ष में पहुंचना इतना मुश्किल और इतना महंगा है ही क्यों? मतलब हम सब रॉकेट लॉन्च देखते हैं, लेकिन उस आग और धुएं के पीछे की असल चुनौती क्या है? देखिए, किसी भी रॉकेट के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, जो उसे लगातार नीचे खींच रही है। और दूसरा है वायु गतिकीय खिंचाव या एरोडायनामिक ड्रैग मतलब हवा का जबरदस्त दबाव जो उसे ऊपर जाने से रोकता है। अच्छा। और क्योंकि अंतरिक्ष में कोई सड़क तो है नहीं, तो रॉकेट को न्यूटन के तीसरे नियम का सहारा लेना पड़ता है। वो भयानक तेजी से गैसों को पीछे फेंकता है ताकि वो खुद आगे जा सके। और यहीं पर वजन की समस्या शुरू होती है, जिसके बारे में एक मशहूर समीकरण है, वो त्सोल्कोव्स्की रॉकेट समीकरण, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अंतरिक्ष यात्रा की सबसे क्रूर सच्चाई है, जिसे टिरेनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन भी कहते हैं। टिरेनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन? हाँ। इसे ऐसे समझिए कि आपको अपनी कार की टंकी फुल करने के लिए एक और कार की जरूरत है जिसमें सिर्फ पेट्रोल हो। ओके। और फिर उस दूसरी कार को ले जाने के लिए एक तीसरी कार चाहिए। अंत में आप खुद मुश्किल से 4% जगह में बैठ पाते हैं। बाप रे। एक रॉकेट का 90% से ज्यादा वजन तो सिर्फ उसका ईंधन और उस ईंधन को रखने वाले टैंक का होता है। असली पेलोड यानी सैटेलाइट के लिए मुश्किल से 4% हिस्सा बचता है। 90% सिर्फ ईंधन। इसी वजन की समस्या से निपटने के लिए रॉकेट में स्टेज या चरण बनाए गए थे, ठीक जैसे हमारे PSLV और LVM-3 में हैं। हाँ, स्टेजिंग एक चालाक समाधान था। जैसे जैसे ईंधन खत्म होता जाता, रॉकेट अपने खाली टैंक और इंजन वाले हिस्से को अलग करके फेंकता जाता था ताकि बाकी बचे रॉकेट को कम वजन उठाना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि आप हर बार एक पूरा का पूरा रॉकेट नष्ट कर रहे थे। बिल्कुल। और ये हिस्से ज्यादातर समंदर में गिरकर बर्बाद हो जाते थे। तो ये थी समस्या, एक शानदार लेकिन बेतहाशा खर्चीली टेक्नोलॉजी। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एंट्री होती है एक प्राइवेट कंपनी SpaceX की। SpaceX जो कहती है कि हम इस फेंकने वाले मॉडल को ही खत्म कर देंगे। ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। उन्होंने इसे सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा। ये स्पेस इंडस्ट्री में एक वो सिलिकॉन वैली सोच लाने जैसा था। फेल फास्ट इटरेट फास्टर वाला मंत्र। एग्जैक्टली। मतलब जल्दी फेल हो और तेजी से सुधार करो। उन्होंने कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे आपने 3D प्रिंटिंग और वर्टिकल इंटीग्रेशन का जिक्र किया था। आम भाषा में इनका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल। 3D प्रिंटिंग से वे जटिल इंजन पार्ट्स बहुत तेजी से और सस्ते में बनाने लगे। और वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है अपनी गाड़ी के लिए टायर से लेकर इंजन तक सब कुछ खुद बनाना। अच्छा, मतलब बाहर से पार्ट्स खरीदने की बजाय 80% से ज्यादा रॉकेट खुद बनाना शुरू किया। हाँ, इससे उन्हें क्वालिटी, कीमत और सबसे जरूरी स्पीड पर जबरदस्त कंट्रोल मिला। तो ये सब सुधार तो थे, लेकिन असली गेम चेंजर तो रॉकेट को वापस उतारना था।
ये सुनने में तो आसान लगता है, पर एक 15 मंजिला बिल्डिंग जितनी बड़ी चीज को, जो हाइपरसोनिक स्पीड से गिर रही हो, उसे हवा में ब्रेक लगाकर एक छोटे से जहाज पर उतारना, ये तो विज्ञान से ज्यादा जादू लगता है। ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है। जब फैल्कन 9 रॉकेट का पहला स्टेज, जो सबसे बड़ा और महंगा हिस्सा होता है, वो अपना काम करके अलग होता है, तो वो फेंका नहीं जाता। वो पृथ्वी की ओर वापस गिरना शुरू करता है। फिर सटीक समय पर छोटे छोटे थ्रस्टर्स और ग्रिड फिन्स की मदद से वो खुद को सीधा करता है। और फिर जैसे ही वो जमीन या समंदर में खड़े ड्रोन शिप के पास पहुंचता है, वह अपनी गति को धीमा करने के लिए अपने मुख्य इंजन दोबारा चालू करता है। इसे रेट्रो प्रोपल्शन कहते हैं। एक तरह का रिवर्स गियर। हाँ, बिल्कुल। ये उसकी ज्यादातर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देता है, और जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बचती है वो हवा के दबाव से खत्म हो जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड है? पूरी तरह से। रॉकेट पर लगे कंप्यूटर्स हजारों कैलकुलेशन प्रति सेकंड करके उसे एक फुटबॉल फील्ड से भी छोटी जगह पर लैंड करा देते हैं। और इसके नतीजे तो अविश्वसनीय हैं। स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 के पहले स्टेज को 520 से भी ज्यादा बार सफलतापूर्वक रिकवर किया है। जी, ये आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ कह लेता है। मतलब अब ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये अंतरिक्ष के लिए एक भरोसेमंद टैक्सी सर्विस जैसा बन गया है। से इंसानों को चांद और मंगल पर बसाने का सपना हकीकत के और करीब आ जाएगा। जाहिर है, जब एक कंपनी इतनी बड़ी सफलता हासिल करती है तो बाकी दुनिया चुप नहीं बैठ सकती। अब तो ये एक ग्लोबल रेस बन गई है। कई खिलाड़ी हैं मैदान में। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी वर्टिकल लैंडिंग तकनीक पर काम कर रही है। और उन्होंने अपने न्यू ग्लेन व्हीकल का प्रदर्शन भी किया है। जी हाँ, सफलतापूर्वक। और चीन का क्या हाल है? वो तो अंतरिक्ष में एक बड़ी सुपर पावर है। चीन का कमर्शियल स्पेस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ लैंड स्पेस जैसी कई प्राइवेट कंपनियां अपने जुक्तरी जैसे रॉकेट के हिस्सों को रिकवर करने का प्रयास कर रही हैं। तो मतलब पुनर्प्रयोजकता अनेक नया स्टैंडर्ड, एक नया मानक बनती जा रही है। बिल्कुल। अगर आपके पास रीयूजेबल रॉकेट नहीं है तो आप इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो स्पेसएक्स ने ये कर दिखाया और एक ही बूस्टर 30 बार से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पर क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है? मतलब एक ही कार को आप कब तक बिना बड़े खर्च के चला सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, इसकी एक सीमा है। अच्छा? ये सीमा तय होती है स्ट्रक्चरल एंड मटेरियल फटीग से, मतलब संरचनात्मक और सामग्री की थकान से। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। आप एक पेपर क्लिप लीजिए, उसे एक बार मोड़े, 2 बार मोड़े, वो ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप उसे बार बार एक ही जगह से मोड़ते रहेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगी। बिल्कुल। रॉकेट के साथ भी ऐसा ही होता है। हर लॉन्च उस रॉकेट के लिए एक तूफानी भूकंप और एक बर्फीले तूफान से एक साथ गुजरने जैसा है। वाह। क्रायोजेनिक ईंधन का -200 डिग्री का तापमान, फिर दहन की 3000 डिग्री की गर्मी, जबरदस्त दबाव, ये सब मिलकर धातु में थकान और सूक्ष्म फ्रैक्चर मतलब माइक्रो फ्रैक्चर्स पैदा करते हैं। तो फिर व्यवहारिक सीमा क्या है? 30 बार, 50 बार, 100 बार? व्यवहारिक सीमा 2 चीजों से तय होती है, नवीनीकरण का अर्थशास्त्र और स्वीकार्य जोखिम। मतलब जैसे जैसे उड़ानों की संख्या बढ़ती है, रॉकेट की गहन जांच पड़ताल, टेस्टिंग और पुर्जों को बदलने का खर्चा बढ़ता जाता है। एक पॉइंट के बाद ये खर्चा एक नया स्टेज बनाने की लागत के करीब पहुंच जाता है। समझ गया। हालांकि स्पेसएक्स का लक्ष्य फैल्कन 9 बूस्टर को कम से कम 100 बार उड़ाने का है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये तो हुई दुनिया की बात। चलिए अब घर वापस आते हैं। इस पूरी वैश्विक क्रांति के बीच हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कहाँ खड़ा है? हम क्या कर रहे हैं? इसरो इस चुनौती से पूरी तरह वाकिफ है और रिकवरी टेक्नोलॉजी के 2 अलग-अलग मॉडल्स पर काम कर रहा है। 2 मॉडल? हाँ, एक विकल्प है पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन या RLV। ये एक पंखों वाला अंतरिक्ष यान है जो देखने में नासा के पुराने स्पेस शटल का एक छोटा संस्करण लगता है। अच्छा, वो जिसे रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया जाता है और फिर वो हवाई जहाज की तरह वापस लैंड करता है। बिल्कुल। इसरो ने इसके कई सफल परीक्षण भी किए हैं। लेकिन एक मिनट, ये पंखों वाला RLV तो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम की याद दिलाता है, जो बहुत महंगा और खतरनाक साबित हुआ था। हम कोलंबिया और चैलेंजर दुर्घटनाओं को नहीं भूल सकते। तो क्या हम वही गलती दोहराने का जोखिम तो नहीं उठा रहे, जबकि स्पेसएक्स ने एक ज्यादा कामयाब वर्टिकल लैंडिंग मॉडल दुनिया को दिखा दिया है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, स्पेस शटल प्रोग्राम की विफलता के कई कारण थे,
जिसमें उसकी जटिलता और रखरखाव का भारी खर्च शामिल था। इसरो का आरएलवी उससे बहुत छोटा और सरल है। और इसका फायदा ये है कि ये बिना इंजन के ग्लाइड करके उतरता है, जिससे लैंडिंग के समय जटिल रेट्रो प्रोपल्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, इसके साथ पंख और लैंडिंग गियर का अतिरिक्त वजन जुड़ जाता है, जो पेलोड क्षमता को कम करता है। सही। तो फिर दूसरा विकल्प क्या है जिस पर इसरो काम कर रहा है? दूसरा विकल्प स्पेसएक्स के मॉडल से ही प्रेरित है। इसमें रॉकेट के पहले स्टेज को वर्टिकली लैंड कराने की तकनीक विकसित की जा रही है। अच्छा। ADMR टेस्ट व्हीकल के जरिए। जी। तो संक्षेप में इसरो दोनों ही विकल्पों पर काम कर रहा है ताकि भविष्य में जो भी टेक्नोलॉजी ज्यादा कारगर और किफायती साबित हो, हम उसके लिए तैयार रहें। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, द हिंदू का लेख भी इसी बात पर जोर देता है कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को अपनाना, जो अंतरिक्ष तक पहुंचने की लागत को नाटकीय रूप से कम कर सकें। तभी हम इस ग्लोबल स्पेस मार्केट में प्रतिस्पर्धी बने रह सकेंगे। बिल्कुल। भविष्य के भारतीय लॉन्च वाहनों को डिजाइन करते समय स्टेज रिकवरी को एक विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि एक नॉन नेगोशिएबल डिजाइन ड्राइवर के रूप में देखना होगा। मतलब ये अब नाइस टू हैव नहीं बल्कि मस्ट हैव फीचर बन गया है। हाँ, यही सार है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है, विज्ञान ने सोल्कोव्स्की समीकरण की एक चुनौती हमारे सामने रखी, जिसका समाधान दशकों तक स्टेजिंग रहा, जो कि एक महंगा और वेस्टफुल तरीका था। और अब पुनर्प्रयोज्यता की क्रांति ने न सिर्फ उस समस्या का एक एलिगेंट समाधान दिया है, बल्कि पूरे अंतरिक्ष उद्योग के अर्थशास्त्र को ही सिर के बल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं है, बल्कि एक वैचारिक बदलाव है। अंतरिक्ष यात्रा को एक बार के महंगी घटना से एक स्थायी और किफायती परिवहन प्रणाली में बदलना। और भारत इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हाँ, जहां उसे अपनी रणनीतिक दिशा तय करनी है ताकि वो आने वाले दशकों के लिए अंतरिक्ष में एक प्रमुख शक्ति बना रहे। सही तकनीक में निवेश और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे राष्ट्र और निजी कंपनियां मंगल और उससे आगे का लक्ष्य बना रही हैं, क्या वास्तव में एक टिकाऊ पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष राजमार्ग बनाने की क्षमता ही अंतरिक्ष यात्री सभ्यताओं को पीछे रह जाने वालों से अलग करने वाला निर्णायक कारक होगी? और इस नए राजमार्ग के नियम कानून को परिभाषित करने में भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को क्या भूमिका निभानी चाहिए? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।